गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको तो आप बचपन से जानते हो, जब से आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने आए हो, ठीक है, पढ़ने लगे हो। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 17 और उनके कंपाउंड्स के बारे में। कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्लोरीन क्या होता है, और आज उसी का एक अनदर कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इनकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती कैसे है? ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिंपल प्रिपरेशन है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने करानी है। लाइक देखो NaCl की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराओगे तो आपको देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4 और प्लस HCl देगा। और फर्दर फिर NaH हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन आप फर्दर NaCl के साथ कराओगे तो आपको देगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, और प्लस HCl ये आपको मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। NaCl लेना है, उसकी रिएक्शन हमने H2SO4 करानी है, आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। और फिर उसकी रिएक्शन फिर से आपने NaCl के साथ करानी है, किसकी? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन NaCl के साथ करानी है, तो वो आपको सोडियम सल्फेट देगा, मतलब Na2SO4 प्लस HCl। बहुत ही ज़्यादा लेबोरेटरी सिंपल प्रिपरेशन है लैब की। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेबोरेटरी की लैब प्रिपरेशन बताओ हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरा वो कहता है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्टेन होता है बाय पासिंग द गैस थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपके पास है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो एसिड होता है, आपको पता ही है। इज अ कलरलेस, पंजेंट स्मेल होती है, इजीली लिक्विफाई से किया जाता है ड्यू टू कलरलेस लिक्विड। ठीक है, टू ड्यू नहीं, लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का 189 केल्विन एंड फ्रोजन इनटू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इजीली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में बन जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है। इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल। अब ये वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल क्यों होता है? तो सबसे पहले रीजन तो यही है भैया, लाइक डिजोल्व इन लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट हमारे पोलर में ही डिजोल्व होंगे। वाटर क्या होता है? पोलर होता है, और हमारा HCl भी पोलर होता है। तो ये रीजन है कि ये इजीली क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेता है इजीली ऑक्सीजन के एटम के साथ। नेक्स्ट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में है कि करेगी, वो कह रहा है कि जो जितने भी एसिड होते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है 9th और 10th क्लास आप पढ़ रहे हो कि वो हाइड कोई भी एसिड जब H2SO4 और HCl है ना, तो ये जो एसिड होते हैं, जो हाइड्रोजन जिनके पास होता है जनरली, अगर उनकी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जब कार्बोनेट के साथ इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो वो CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द एसिड इट like all acid it liberates hydrogen gas from metals and carbon dioxide from the carbonate and bicarbonate of salts। ये रिएक्शन दी है, जैसे कि जिंक, जब आपने HCl की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जिंक के साथ, ठीक है, तो इसने आपको दिया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई है। सेम मैग्नीशियम के केस में होगा, मेटल जो मैग्नीशियम मेटल है उसका HCl के साथ रिएक्शन कराई तो आपने देखा कि फिर से अगेन MgCl2 मिला और आपको H2 गैस लिबरेट हो गई है। दूसरा जो कार्बोनेट है इनके, और जो बाई कार्बोनेट है, जैसे कि Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे NaCl तो मिल रहा है, CaCl2 मिल रहा है, NaCl भी मिल रहा है, मगर आपको मेन चीज़ क्या मिल रही है यहाँ पे, CO2 और प्लस H2 गैस। ठीक है, तो यही रीज़न है। बस NaHCO3 के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ आपको NaCl तो मिलता है और CO2 भी मिलता है, मगर साथ साथ में यहाँ पे H2O रिलीज होती है, जबकि अदर और केसेस में और कार्बोनेट्स के केस में आप देख रहे हो, ठीक है, ये बाई कार्बोनेट के केस है, मगर और जो कार्बोनेट्स हैं उनके केस में आप हाइड्रोजन और CO2 जनरली आपको मिलती है। ठीक है, कहता है कि सब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आप क्या करते हो, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराते हो, जैसे कि आपने कहा ये है सोडियम सल्फेट और इसकी रिएक्शन करती है हमने HCl के साथ, तो आपको जनरली क्या देता है, ये NaCl प्लस SO2। ये देखो SO2 लिबरेट करता है और H2 देते। ठीक है, तो कार्बोनेट के केस में आप अगर कार्बोनेट है तो आपको CO2 मिलेगा, अगर सल्फेट है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। सिंपल है। ठीक है, व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड, देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और इसकी रिएक्शन भी आपसे पूछी गई है एक दो बार, बहुत बार पूछी गई है। व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है,
3 पार्ट लेना है आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 1 पार्ट लेना है आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों के दोनों। तो नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने लेना है 3 पार्ट। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है, और उस खतरनाक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो है एक्वा रेजिया। उसे बोला जाता है एक्वा रेजिया, और रॉयल वाटर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रॉयल वाटर या फिर एक्वा रेजिया क्या है, तो आप बोलोगे व्हेन 1 part of concentrated not dilute, ठीक है, concentrated nitric acid mix with 3 part of concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। ठीक है, तो आप इट गिव्स रॉयल वाटर और एक्वा रेजिया। तो इसका यूज कहाँ है? इसका यूज जनरली डिजोल्व करने में हेल्प करता है किसको? गोल्ड और प्लेटिनियम को, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और जनरली इजीली मेल्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम को अगर आपको डिजोल्व करना है तो हम क्या करते हैं? एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन है ये गोल्ड की है, Au+4H+Na O3, ये नाइट्रिक एसिड से आया। ठीक है, और Cl कहाँ से आया? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट से आया। तो इसने आपको दिया, देखो इसने डिजोल्व कर लिया, एक कंपाउंड बनाया है AuCl4 नेगेटिव प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। और प्लेटिनियम को अगर आपने करना है तो सेम कंपोनेंट होंगे H प्लस, जो कि कहाँ से आया? नाइट्रिक एसिड और HCl से आया। NO3, ठीक है, नाइट्रेट कहाँ से आया? हमारा नाइट्रिक एसिड। और क्लोराइड कहाँ से आया? हमारा HCl से आया, 3 पार्ट ऑफ HCl। तो आप इसने दिया आपको प्लेटिनियम क्लोराइड, ठीक है, PtCl6 2 नेगेटिव प्लस NO2 एंड H2। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या बोलते हैं, गोल्ड के साथ ये आपको देता है NO, ठीक है, और इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, किसके साथ? प्लेटिनियम के साथ। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच में है। बाकी सिंपल सी रिएक्शन है दोनों की डिजोल्व करने की। अब इनके हैं कुछ ऑक्सो एसिड, ठीक है, ऑक्सो एसिड आपको पता है ऑक्सीजन एक कंपाउंड होना चाहिए और उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जनरली ऑक्सो एसिड होते हैं। तो क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सीडेट? एक है हमारा हाइपोक्लोराइड HClO। ठीक है, तो अगर आप कम स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो सिंपल आप बना सकते हो। H लेना है, ठीक है, एक जगह O लेना है, ठीक है, और इस तरह से आपने H लेना है। तो ये है हमारा HClO। तो ये हमारा क्या है? हाइपोक्लोराइट। ठीक है, दूसरा आपसे बोला जाए क्लोराइट बनाना है तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है HClO2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है HClO2 का, क्लोराइड का। तो ये फिगर आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो सिंपल सा फिगर है ये, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे OH के साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरेट का फॉर्मूला होता है H2, क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा HClO3। क्या होता है हमारा? HClO3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, इसमें से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं और एक OH के साथ होता है। तो ये फिगर आपको दिख रहा है, देखो 2 हमारे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक OH। तो वैसा का वैसा है जैसे कि औरों में है। दूसरा है हमारा पर क्लोरेट, जैसे कि H2SO4 होता है, मगर यहाँ क्या होता है? HClO4 होगा। ठीक है, HClO4। ये आपका इस तरह से 3 डबल बॉन्डेड आपको ऑक्सीजन मिलेंगे इस केस में, और बाकी आपको क्या मिलेगा? एक OH। तो जैसा होता ही है सब में वैसा ही है। ठीक है, दूसरा है हमारा डाइक्लोराइन मोनोऑक्साइड, ये इसके ऑक्साइड है, जैसे कि जैसे H2 है, लाइक वैसे ही हमारा ये क्या है? Cl2O है, वो Cl2 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड, जैसे कि हमारा CO2 होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन। डाइक्लोरिन हेक्सोक्साइड, या आप पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ सकते, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये सब ये ऑक्सो एसिड जरूर पढ़ना, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस में है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट हमारे आते हैं इंटर हेलोजन। ये हमारे ग्रुप 17 के लास्ट कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब जब हेलोजन अपने ही हेलोजन मतलब अपने ही ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन ने बॉन्डिंग कर दी भैया फ्लोरीन के साथ। ठीक है, या फिर ब्रोमीन ने बॉन्डिंग कर दी हमारी किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो ऐसे कंपाउंड हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये इसलिए यही रीजन है कि हाईली रिएक्टिव होते हैं देन पेरेंट हेलोजन, जैसे कि Cl2। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको बनाए हम अच्छे से, ठीक है, तो हमने कहा Cl,
और Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन कम्पेयर टू Br एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा इनर्ट होगा इन कम्पेयर टू Brf। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं देन Cl2। तो ये रीजन भी एक है कि वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख सकता है कि यहाँ पे किस किस टाइप के कंपाउंड या इंटर हैलोजन है। जैसे कि AX यहाँ पे क्या है, जैसे कि ClF, BrF, BrCl2, ICl2 मतलब आयोडीन और क्लोराइड के बीच में, आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, तो इस तरह से कंपाउंड यहाँ सिंगल बॉन्डेड होगा। ठीक है, मगर जैसे कि AX3 जनरली फ्लोरीन के केस में देखा गया है, जैसे कि ClF3। ठीक है, यहाँ पे बना भी है, देखो ClF3, BrF3, ICl3। ठीक है, AX5 टाइप के कंपाउंड होते हैं, BrF5 और IF5। ठीक है, AX7 का एक ही कंपाउंड जनरली है, IF7। ठीक है, IF7। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है हमारे। ठीक है, जब हेलोजन क्या करते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्हें इंटर हेलोजन कंपाउंड बोला जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिया गया। इनकी प्रिपरेशन है, जैसे कि Cl2 क्लोरीन के साथ आपने अगर F2 की रिएक्शन कराई एट 500 केल्विन के साथ, तो ये आपको देगा 2ClF। तो एक इंटर हेलोजन कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। अगर आपने 3 मोल ऑफ फ्लोरीन लिए, मतलब एक्सेस अमाउंट में ली है, तो आपको मिलेगा 2ClF3। क्या मिलेगा आपको, ClF3 कब मिलेगा, जब क्लोरीन और आप किसकी रिएक्शन कराओगे, F2 की। मगर F2 यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, ये एक्सेस में होना चाहिए भाई। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरा क्या है कि ClF3 की रिएक्शन अगर आप F2 के साथ कराओ तो आपको ClF5 मिलेगा, मगर यहाँ पे H न्यूमर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। अब कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं भाई, क्या क्या इनकी करेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बीच में ज़्यादा होता नहीं, तो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बॉन्डिश फॉर्म करते हैं। दूसरा हमारे जो होते हैं आपके पास हैं, मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हाइड्रोजन एक्सेप्ट F2। ठीक है, F2 को छोड़ के बाकी सबके से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। F2 के बीच में बॉन्ड वीक क्यों होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी आप मुझे मैसेज करके बताना कि F2 का वीक, जो F2 के बीच में जो बॉन्ड होता है वीक क्यों होता है इन कम्पेयर टू Cl2, Br2। ठीक है, इस टाइप के, तो आप मुझे बताना। दे आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हाइड्रोजन एक्सेप्ट F2। ठीक है, इट इज बिकॉज AX बॉन्ड इज रिलेटिव वीकर देन XX बॉन्ड, मतलब XX मतलब जैसे F2 Cl2 Cl के बीच में बॉन्ड, तो ये XX बॉन्ड हो गया। ठीक है, मगर AX बॉन्ड क्या है हमारा, जैसे कि आपने कहा Cl एंड F और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, ये हो गया हमारा AX बॉन्ड, AX। ये हो गया हमारा XX बॉन्ड। तो ये वो कह रहा है, तो ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये वीकर होते हैं देन XX बॉन्ड पेरेंट हेलोजन से। दूसरा वो कह रहा है कि दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है भैया, ये बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग, वीक बॉन्ड होते हैं तो इजीली क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है। और जब किसी के साथ लगेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेचर में होते ही हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, इंक्रीज होता है। जैसे कि फ्लोरीन और आयोडीन, तो इनके बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज करता है ना। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और यही रीजन है कि क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि इनके बॉन्ड जो होगा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसलिए इंक्रीज करेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, फ्लोरो हाइड्रोकार्बन, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इनसे ही बना हुआ है। ठीक है, जिसे आप फिरॉन कहते हो, आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फिरॉन 11 इज CCl3F। ठीक है, फिरॉन 12 क्या है, CClL2F2। फिरॉन 13 क्या है, CClF3। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है हमारा लास्ट टॉपिक जो है, वो है ग्रुप 18 और इनर्ट गैस एलिमेंट।
इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सी होती हैं, ये सबसे लास्ट में हम क्यों पढ़ते हैं जब भी हम पी ब्लॉक, एस ब्लॉक या भी जब भी हम ग्रुप मेन ग्रुप्स की बात करते हैं या फिर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो इनकी स्टडी सबसे लास्ट में क्यों हुई है, क्योंकि लास्ट में ही मिले ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मिले हैं, क्योंकि इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव होते नहीं। जब रिएक्टिव होते नहीं तो किसी कंपाउंड के साथ ये बॉन्डिंग करते नहीं है और अपने में ही रहते हैं। और जब बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो कोई कंपाउंड ही फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये जनरली गैस होती है और नेचर में हमारे एयर में जनरली मिलती है। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज हमारी ये इसलिए होती इनर्ट होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है पहले से ही। ठीक है, तो यही रीज़न है कि भाई ये क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हें इनर्ट गैसेज बोला जाता है। और होती कौन कौन सी हैं आप बोल सकते हो, हीलियम। ठीक है, कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन। ठीक है, कौन कौन सी बताओ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन। और एक और होती है रेडॉन। तो जीनोन के बारे में जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, जीनोन ही रिएक्ट करता है, देखा गया जब थोड़ी सी कंडीशन चेंज करेंगे तब रिएक्ट करता है, मगर वो भी इनर्ट ही होता है। ठीक है, जीनोन रिएक्शन इसलिए करता है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होनी पड़ती है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है थोड़ा सा डिक्रीज होता है, तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर शेयरिंग कर सकता है इन कंपेयर टू अदर इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अक्रेंस है, नोबल अक्रेंस अकर इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि इनर्ट होती है तो इसलिए एटमॉस्फेयर में मिलती है, अर्थ क्रस्ट में ही मिलती नहीं। अर्थ क्रस्ट में मिलेगी तो कंबाइन फॉर्म में ही मिलनी चाहिए, और कंबाइन ये होती नहीं क्योंकि इनर्ट है, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जनरली एटमॉस्फेयर में आपको मिलती है। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी, एज वी मूव अलोंग नोबल गैस एलिमेंट्स देयर एटॉमिक रेडियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या करता है, हीलियम से अगर रेडॉन की तरफ हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करेगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। ठीक है, ये भी वो कह रहा है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डाउन द ग्रुप वो भी क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। Noble gases have largest ionization in energy compared to any other element in a row, मतलब अपनी ही रो में। ठीक है, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो इनर्ट गैसेज है सबसे ज़्यादा हाई होगी, जैसे कि सेकंड पीरियड की अगर आप बात करो तो इन सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम टू कहाँ तक होता है ये, लिथियम टू नियोन। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में लिथियम टू नियोन जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की होने वाली है हमारी इनर्ट गैस की होने वाली है। और सेकंड पीरियड में कौन है इनर्ट गैस, हमारी नियोन है। ठीक है, तो नियोन की क्या है हमारी सबसे हाई, क्या हो सेकंड पीरियड में सबसे हाई क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो यही कह रहा है कि हर ग्रुप, हर रो में, हर पीरियड में जो नोबल गैसेज होती हैं अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल होती हैं एंड हैव अ स्मॉल टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टेंडेंसी होती है इनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट या फिर गेन करने की, एनर्जी देनी पड़ती है भाई। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड इन नॉन इनफ्लेमेबल, क्योंकि रिएक्टिव होती नहीं। दे आर हाईली अनरिएक्टिव एंड दे आर नॉन मेटलिक इन नेचर, नॉन मेटलिक इन नेचर में होते हैं। दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वो कहता है कि जनरली देखा गया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो कहने का मतलब आप इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हो इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहता है कि देखा गया कि जब हीलियम, नियोन और क्रिप्टॉन तो ठीक चला, मगर जिनोन और रेडॉन, क्रिप्टॉन देखा गया ये थोड़ा केमिकल रिएक्टिव हो जाते हैं इन कंपेयर टू अदर, नोबल गैसेस, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचता नहीं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो जिनोन और क्रिप्टन, और मोस्टली जिनोन ही देखा गया कि कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्टिविटी, जिनोन फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट, और रिएक्ट भी किससे कर रहे हैं, देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जिसके पास इतनी पावर है कि वो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है, तो जिनोन फ्लोराइड जनरली देखने को मिलते हैं, आर प्रिपेयर
डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ जिनोन एंड फ्लोराइड अंडर डिफरेंट कंडीशन, कंडीशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए भाई क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो देखो सबसे पहले जो XgF2 बन रहा है वो कैसे बनता है कि Xe और आपने F2 गैस लिए और निकिल आपने कैटलिस्ट लिया, इन द टेम्परेचर लेना है हमने 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको देता है XeF2, ठीक है। अगर आपने 2 मोल्स ऑफ F2 लिए हैं तो आपको देगा XeF4, क्या मिलेगा आपको XeF4, ठीक है। और आप कैटलिस्ट सेम है निकिल और टेम्परेचर भी कितना है 400 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने XeF6 लेना है तो आपको 3 मोल्स ऑफ क्या लेने पड़ेंगे, फ्लूइड लेने पड़ेंगे। देखो 3 2 जा 6, तभी XeF6 बनेगा। 2 2 जा 4, तभी XeF4 बनेगा, ठीक है। और एक अगर F2 है तो XeF2 बनेगा। मगर याद रखना जो कैटलिस्ट है वो निकिल होगा, टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये है हमारा when XeF6 is heated at 50 degree Celsius in a sealed quartz vessel it forms XeO4 F4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं XeF4 को हीट करते हैं, ठीक है। अगर आप XeF4 को हीट कर रहे हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन, जैसे कि सिलिकॉन, ये देखो यहाँ पे ये रिएक्शन दी है 50 डिग्री सेल्सियस में। अगर आप क्या कर रहे हो XeF6 को क्या कर रहे हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकेट, सिलिकॉन के साथ, सिलिका के साथ क्या कर रहे हो, सिलिकॉन के ऑक्साइड के साथ भी बोल सकते हो। क्या अगर क्या कर रहे हो रिएक्शन कर रहे हो एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपको एक कंपाउंड देता है XeF4, ठीक है, और प्लस SiF4 आपको अलग से मिलता है। तो XeF4 OF4 अगर आपको प्रिपेयर करना है तो हमने यह करना है XeF6 लेना है और इसकी रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है SiO2 के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मिलेगा XeOF4, ठीक है। व्हेन रिएक्शन इज कंटिन्यूड, और इसी रिएक्शन को आप जब कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, जैसे कि मतलब फिर से आपने अब XeOF4 की रिएक्शन फिर से अगेन SiO2 के साथ करानी है, ठीक है। तो ये आपको देगा XeO2F2, ठीक है, XeO2F2 अगेन आपको देगा, ठीक है। मतलब एक दो फ्लोरीन हटेंगे और एक ऑक्सीजन लग जाएगा। वैसे ही वो कह रहा है कि XeOF फिर आप कंटिन्यू रखते हो तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगा और एक फ्लोरीन, हमारा दो फ्लोरीन हट जाएंगे। तो XeO3 आपको मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने यहाँ पे लिया XeOF4, ये आपने किससे बनाया, ये हमने XeF6 से बनाया, ठीक है। तो XeF6 और प्लस आपने क्या लिया यहाँ पे सिलिकॉन लिया था, ठीक है, SiO2 ये लिया था आपने, ठीक है। तो आपने जब इसकी रिएक्शन कराई 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसने आपको दिया गया XeF4, ठीक है। मतलब इससे दो ऑक्सीजन, अब आप देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जब अटैच होता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और फ्लोरीन को चाहिए होते हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब जब एक ऑक्सीजन फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे भाई। तो मतलब दो फ्लोरीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यही हो रही है, देखो जब XeF6 था और हमने SiO2 से रिएक्शन कराई तो एक ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तो इसने दो फ्लोरीन को रिप्लेस किया, क्योंकि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन को चाहिए दो, तो दो फ्लोरीन को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यही रिएक्शन फर्दर चलती गई, आपने फिर से इसको SiO2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, अगेन। तो एक ऑक्सीजन एक और ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेगा XeO2। अब यहाँ से 4 थे तो दो दो फ्लोरीन हटेंगे तो आपको मिलेगा XeOF2, ठीक है। अब ये रिएक्शन फर्दर करो, आप फिर से SiO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक ऑक्सीजन और हट जाएगा तो फ्लोरीन दो के दो हट जाएंगे। तो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है XeO3, ये आपको मिल जाएगा, देखो XeOF3, ठीक है। अब लास्ट में कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर वेपर, अगर आप क्या करते हो डायरेक्ट XeF6, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई, पहले XeF6 फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, फिर XeOF4 बनाया, फिर OF2 O2F2 बनाया, फिर O3 बनाया। अगर आपको डायरेक्ट XeF6 से आपको डायरेक्ट XeO3 बनाना है तो आप क्या करो हाइड्रोलिसिस करो उसके बाद विद वाटर वेपर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है सिंपल XeF6 प्लस 3H2O, ये आपको देगा XeO3 प्लस HF डायरेक्ट, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करना है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन XeF6 रिएक्ट, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पूरे ये जो 18 ग्रुप है इसमें आपके रिएक्शन ही पूछी जाती है जिनोन की। आप इसमें कुछ पढ़ो ना पढ़ो मगर ये रिएक्शन आपको जरूर
याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरे मतलब ग्रुप 18 में यही इंपॉर्टेंट है और यही आपसे बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो XeF6 रिएक्ट विथ 2.5 m मोल ऑफ NaOH सोडियम पर जेनेट इज ऑब्टेन, जैसे कि ये रिएक्शन दी है। अगर आप XeF6 रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड कराओगे तो आपको मिलेगा एक्स NaXeO6 प्लस XeO2 12NaF प्लस H2O। Sodium pergenate is very much known for its strong oxidizing property। इसकी strong oxidizing property होती है किसकी, सोडियम जेनेट, ये देखो ये आपका सोडियम जेनेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइजेज मैग्नीज आयन इनटू परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर लेता है मैग्नीज को, ये है XeO6 4 नेगेटिव, मैग्नीज लिया आपने H प्लस और ये किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, इसको मैग्नी ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको मिला है XeO3 प्लस H2O। जिनॉन रिएक्ट विद PTF6 एंड गेव एन ऑरेंज येलो सॉलिड PTF6। दिस इज इनसॉल्युबल इन CCl। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है हमारा जनरली इनसॉल्युबल होता है, क्लोरो क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, ठीक है। जिनॉन डाइफ्लोराइड फॉर्म एडिशन कंपाउंड, इस तरह से एडिशन कंपाउंड बनाते हैं XeF2 प्लस SbF5, मतलब ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका XeF2 TaF5 जिनोन हेक्साफ्लोराइड फॉर्म कंपाउंड विद बोरोन, ठीक है। तो ये बोरोन के साथ एडिशन कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि XeF6, ये बोरोन फ्लोराइड का कंपाउंड बना रहा है BF3, ठीक है। XeF6 BF3 वैसे ही यहाँ पे बन रहा है। देर इज सम एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जिनोन क्लोराइड XeCl2, ठीक है। तो एक चीज वो यहाँ पे ये भी देख रहा है, क्रिप्टन फॉर्म डाइफ्लोराइड व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज passes थ्रू krypton and fluorine। When gas is reacted with SbF5 it forms KrF2SbF3। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अब मेन क्या है इनके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको जरूर आनी चाहिए भाई, ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले XeF है जो है जिनोन फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होता है। अगर आप इनकी हाइब्रिडेशन देखो तो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडेशन, और इस केस में जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ठीक है। स्ट्रक्चर और शेप दोनों अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। तो आप देखना इसका जो शेप आ रहा है वो क्या है, लीनियर शेप जनरली देखने को मिलेगा। ये देखो ये है हमारा XeF6 एफ भाई, ठीक है, XeF, ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो और अच्छे से आप देख सकते हो ये। दूसरा है हमारा XeF4, XeF आप देख सकते हो इसका हाइब्रिडेशन करके, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको 11th क्लास में मैंने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि कैसे हम VSPR के थ्रू कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे शेप बनाते हैं, ये सब वैसे ही है, ठीक है। तो XeF जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप इसका होता है, देखो XeF2 होगा ये, ठीक है, F नहीं है, XeF2 है, ठीक है। तो दो फ्लोरीन देखो लीनियर है और इसके बाकी यहाँ 3 लोन पेयर इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, तो आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन करके VSPR का यूज करके। दूसरा है XeF4, अगर इसके हाइब्रिडेशन है sp3d2 तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर, ये देखो ये है स्क्वायर प्लेनर XeF4। तो यहाँ पे क्या है 4 बॉन्ड बॉन्ड पेयर और 2 क्या है इसके लोन पेयर, ठीक है, ये देखो लोन पेयर है। तो ये दूर दूर होने चाहिए भाई, इसलिए एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है। तो ये क्या है लोएस्ट, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, लोन पेयर इतने दूर 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 होने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ये कहता है VSPR, ठीक है। दूसरा है हमारा XeF6, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडर, मतलब परफेक्ट ऑक्टाइडर नहीं है, तो इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडर बोला जाता है। ये डिस्टॉर्टेड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो नहीं आता, और होता तो ये ऑक्टाहेड्रल है मगर डिस्टॉर्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन XeF6, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा कहता है कि XeO3, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो अगर, तो इसकी हाइब्रिडेशन है sp3, ठीक है। तो पिरामिडल शेप का ये बनता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो पिरामिडल है, यहाँ पे ये लोन पेयर दूर दूर पोजीशन में और ये सारे बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है पिरामिडल। तो दूसरा है आपके पास XeO4, ठीक है, OF4। तो ये होता है हमारा सिंपल, आपने कहा ये
4 बॉन्ड पेयर और ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और जो लोन पेयर है वो, अब ये ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन है। दूसरा हमारा XeO2F2 है, इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसे ये देखो ये है हमारा कौन सा, ये XeO2F2, यहाँ तो दिया नहीं है मगर यहाँ दिया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे दो ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ लगे हुए हैं और दो फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड इस तरह से लगे हैं और एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो ये है आपके लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है टी शेप, जिसे आप बोलते हो XeOF, ठीक है, XeOF2, ठीक है। तो इसका क्या है, टी शेप होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है और ये इसका टी से ये स्ट्रक्चर है, ये इसका शेप है, ठीक है। तो शेप अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, याद रखना। शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, मगर स्ट्रक्चर में और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो टी शेप, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ज्योमेट्रिकल तो ये TBP है, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक दिस, ठीक है। तो ये है हमारा, ये सीसॉ शेप, ये शेप इसका सीसॉ है, मगर जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको ढंग से आप एक बार रिवाइज करना 11th क्लास का। तो ये था आपका ग्रुप 17 और जो पी ब्लॉक है वो यहीं तक है। तो ये खत्म हो गया पी ब्लॉक आज। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। ओके, थैंक यू।